अच्छा, उसके बाद पेज नंबर 23 पर ही हम ये देख रहे हैं, इसमें टॉपिक है अलॉयज़ ऑफ मेटल्स। हाँ, एक्सपायरेट नहीं कर पाया, कल दे दूँगा, कल क्लास ही है आपकी, कल दे दीजिएगा। अब देखिएगा, अलॉयज़ ऑफ मेटल्स हैव ग्रेटर रेसिस्टिविटी देन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। व्हाई? अलॉयज़ ऑफ मेटल्स हैव ग्रेटर रेसिस्टिविटी। तो जो अलॉयज़ होते हैं मेटल्स के, उनकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा होती है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स के कंपैरिजन में। तो एग्जांपल लेते हैं इसमें हम, जैसे मान लीजिए निक्रोम का एग्जांपल ले लेते हैं। तो इन एन अलॉय, एग्जांपल निक्रोम, निकल क्रोमियम अलॉय। निक्रोम का मतलब है कि निकल और क्रोमियम के मिक्सचर से बनता है। अलॉय क्या होता है? जहाँ पर एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में मिक्स कर दिया जाता है, तो अलॉय बनता है। तो निकल क्रोमियम का जो अलॉय है, इसमें हमने कहा कि Ni2+ एंड Cr3+ आयंस हैव डिफरेंट चार्ज एंड साइज। तो इसमें ऐसा होता है, जब हम निक्रोम की बात करते हैं तो निक्रोम में निक्रोम की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक तो निकल के आयंस होते हैं Ni2+ और एक क्रोमियम के आयन होते हैं Cr3+। तो निकल में क्या है कि निकल में तो 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं अवेलेबल, और जो क्रोमियम है, क्रोमियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी जितनी प्लस में वैलेंसी होती है उतनी उसके पास एक्स्ट्रा यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतने ही उसके पास होते हैं। तो निकल के पास तो 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है और क्रोमियम के पास 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। ठीक है, और दोनों का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लैटिस, LATTICE, लैटिस। दोनों का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है निकल का भी और क्रोमियम का भी बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग होता है। अब ऐसे ही आप ये सोचिए, जो पुलिस वाले होते हैं उनके, वो जो पुलिस वाले मिलिट्री वाले जो सितारे होते हैं ना, और वो अशोक का एम्बलम होता है वो लगा रहता है कंधों पर, तो वो ब्रास का बना रहता है। ब्रास जिसको हम पीतल बोलते हैं। तो ब्रास में क्या होता है कि कॉपर एक प्योर मेटल है, जिंक एक प्योर मेटल है। उन दोनों मेटल्स को ज्वाइन कर दिया जाता है, दोनों मेटल्स का मिक्सचर बना दिया जाता है। लेकिन उसको देखकर हम ये नहीं बता सकते कि कहाँ पर कॉपर है, कहाँ पर जिंक है, ये नहीं बता सकते। वो जो बनता है वो ब्रास बन जाता है, उसको चमकाते हैं, साफ करते हैं, बिल्कुल सोने की तरह चमकता है। ठीक है, तो वो भी एक अलॉय है। और इसी तरह से निकल और क्रोमियम का अलॉय बनता है, निक्रोम बोल देते हैं। निक्रोम के वायर बनते हैं, ये जनरली गीज़र में, इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह में इनमें यूज़ करा जाता है। तो अब आप ये देखिएगा कि ऐसा क्या है कि उनकी रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है। उनकी रेसिस्टिविटी इस वजह से ज़्यादा है कि उसके अंदर एक जैसे आयन्स, एक जैसे एटम्स नहीं मिलते। अगर मान लीजिए सिर्फ कॉपर की बात करूँगा तो उसके अंदर हमको Q+2+ यानी कि Cu2+ ये वाले आयन मिलते चले जाएंगे, क्योंकि प्योर कॉपर वायर है तो कॉपर के अंदर यही मिलेंगे। निक्रोम की बात करेंगे तो भाई कहीं तो Ni2+ आयन मिलेगा, कहीं Cr3+ आयन मिलेगा। तो दोनों का इंटरनल स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, तो अंदर जो है, जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकलेंगे वो कभी इससे टकराएंगे, इस वाले इलेक्ट्रॉन कभी इससे टकराएंगे। तो इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो बड़ा रैंडम और बड़ा अजीब सा होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक प्रॉपर पाथ नहीं मिल पाता। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ढंग से सोच नहीं पाते कि मैं अब टकराया हूँ तो अब मेरी अगली टक्कर कब होगी, अगला कोलिजन कब होगा। तो रैंडमली कोलिजन ना लगातार होते रहते हैं, अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर है अंदर। तो उसके अंदर इतने कोलिजन होते हैं कि उनको रिलैक्स करने का टाइम बहुत कम मिलता है। ठीक है, रिलैक्स करने का टाइम बहुत कम मिलता है, यानी कि जो रिलैक्सेशन टाइम है टाओ वो बहुत कम हो जाता है। और रेसिस्टिविटी और रिलैक्सेशन टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया, कम मिल रहा है उनको रिलैक्स करने का टाइम, क्योंकि फ्रीक्वेंट कोलिजन्स हो रहे हैं, तो रेसिस्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ गई। और जब रेसिस्टिविटी बढ़ गई तो यही प्रॉपर्टी हमारी जो अलॉयज़ की ये जो प्रॉपर्टी होती है, इसी प्रॉपर्टी के चलते हम उनको जहाँ पर भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिएगा वही चीज़ आगे यहाँ पर कहानी की तरह आप इसको समझ ही गए होंगे। और मैं इसको यहाँ पर 3-4 पॉइंट्स में आगे जो लिखा हुआ है वो पढ़कर बता देता हूँ, समझ जाएंगे आप। They occupy random locations relative to each other, though their ionic sites form a regular crystalline lattice. They occupy random locations relative to each other. Random locations होती हैं, Ni2+ की अलग लोकेशन होगी, Cr3+ की अलग लोकेशन होगी। तो रैंडमली कहीं निकल के आयन है, कहीं क्रोमियम के आयन है, तो ये रैंडमली ऐसे ही मिक्सड है आपस में। ठीक है, तो इनकी अलग अलग पोजीशंस होगी, अलग अलग लोकेशंस होगी। हालांकि वो एक रेगुलर क्रिस्टलाइन लैटिस बनाते हैं, यानी कि अगर निक्रोम को देखेंगे तो बिल्कुल एक जैसा ही मटेरियल दिखाई देगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि जो ये एक्चुअली जो अलॉयज़ होते हैं ना, अलॉयज़ सॉल्यूशंस की कैटेगरी में आते हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि 3 तरीके के मिक्सचर्स हुआ करते थे। एक सॉल्यूशन कहते थे, एक को सस्पेंशन कहते थे, एक को कोलाइड कहते थे। तो ये सॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है।
ब्रास हो गया या निक्रोम हो गया, सॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है। सस्पेंशन जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, डाइजीन होती है ना, डाइजीन सिरप, उसको जब पीते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक जैसा सा लिक्विड नज़र नहीं आता, उसमें बीच में ना हल्का हल्का सा ऐसा लगता है जैसे कुछ पाउडर के हल्के 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 से दाने हैं, ऐसा फील होता है उसमें। तो ऐसे ही हम ये कहेंगे कि पॉलन ग्रेन्स हैं, उनको पानी के ऊपर डाल दिया तो पानी पर फ्लोट करते हैं, तो इस तरीके के सॉल्यूशन को सस्पेंशन बोलते हैं। लेकिन ये जो है निक्रोम, ये सॉल्यूशन होता है, यानी कि देखने में ऐसा लगेगा कि एक जैसे ही मटेरियल का कुछ बना हुआ है, लेकिन इंटरनली गड़बड़ होगी। तो वो कह रहे हैं कि दे ऑक्यूपाई रैंडम लोकेशंस रिलेटेड टू ईच अदर, दो देयर आयनिक साइट्स फॉर्म अ रेगुलर क्रिस्टलाइन लैटिस। उनकी जो आयनिक साइट्स है, मतलब अगर उनको देखें तो वो ऐसा लगता है कि एक जैसे मटेरियल का ही बना हुआ होता है, अलग अलग मटेरियल का। सो देयर इज एन इलेक्ट्रॉन देयरफॉर पासेस थ्रू अ वेरी रैंडम मीडियम एंड इज वेरी फ्रीक्वेंटली डिफ्लेक्टेड। तो बहुत ही रैंडम मीडियम से इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है और बार बार डिफ्लेक्ट होता रहता है। जब बार बार डिफ्लेक्ट होता है, सो देयर इज अ वेरी स्मॉल रिलैक्सेशन टाइम एंड हैंस लार्ज रेसिस्टिविटी। इन जनरल अलॉयज हैव मोर रेसिस्टिविटी देन दैट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। समझ गए? उनको रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्स करने का टाइम बहुत कम मिलता है, क्योंकि फ्रीक्वेंटली डिफ्लेक्शन होता रहता है। इस वजह से टाउ कम हो गया तो रेसिस्टिविटी बढ़ गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला देखिएगा, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन बनता है इसका भी, कॉज ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट। कॉज ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन क्या बनेगा कि मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और एक वायर है मेरे पास, कोई 10, 12, 15 किलोमीटर लंबी कोई वायर है। मैंने यहाँ से स्विच ऑन करा और वहाँ पर एकदम से इंस्टेंटली बल्ब ऑन हो गया। तो इतना फास्ट होता है कि करंट की स्पीड इतनी फास्ट होती है, इलेक्ट्रॉन्स की इतनी फास्ट होती है, और इसको कुछ घुमा फिरा कर भी दिया जाएगा क्वेश्चन को। देखिएगा कैसे, पहली लाइन सुनिएगा। Although the drift speed of electrons is very small, typically 1 millimeter per second, yet an electric bulb lights up as soon as we turn the switch on. तो ये जो सेंटेंस है, इसी सेंटेंस का क्वेश्चन बनाकर आ जाता है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, भाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे किसी भी वायर के अंदर तभी तो करंट का फ्लो होगा। ठीक है, तो जो ड्रिफ्ट स्पीड है वो तो बहुत कम होती है। ड्रिफ्ट स्पीड का ऑर्डर क्या है, 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, इतनी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की। 1 मिलीमीटर मतलब 1 सेकंड में भाई साहब आप 1 मिलीमीटर चल रहे हो, तो आपको 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जाने में तो कई दिन लग जाएंगे। आज आपने स्विच ऑन करा है तो पता चला हाँ अभी स्विच ऑन करा है, अभी कल तक चलेगा बल्ब, ठीक है कल तक वेट करो। तो ऐसा थोड़ी होता है, इंस्टेंटेनियस करंट जाता है, मतलब आपने इधर स्विच ऑन करा और उधर बल्ब चालू हो गया। ठीक है, तो वो कैसे होता है वो देखिएगा। इसका रीज़न क्या है कि जो पूरा का पूरा कंडक्टर है ना, पूरा कंडक्टर कहीं से खाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि वायर के एक कोने में इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ था और वो मैसेंजर है कि वो अब जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, हाँ मैं पहुँचूंगा बल्ब तक तब बल्ब चलेगा। भाई पूरे के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर पर सेकंड की स्पीड से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ चलने शुरू हो गए, तो वो जो आखिरी कोने वाला है वो भी चलेगा, और वो चलेगा तो एकदम से पहुँच जाएगा बल्ब के पास। बल्ब के पास पहुँचा, सर्किट कंप्लीट हुआ, बल्ब जल जाएगा। तो देखिएगा, दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। पूरे सर्किट में, सर्किट मतलब पूरे के पूरे वायर में इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं। ठीक है, when a potential difference is applied to the circuit and electric field is set up throughout the circuit almost with the speed of light। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड याद रखिएगा कि जैसे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी कुछ स्पीड होती होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट वाली, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की वो कम होती है, 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि पूरे में इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं, तो जो सबसे पहले कोने वाला इलेक्ट्रॉन है वो भी मूव करा और सबसे आखिरी वाला भी मूव करा। ठीक है, तो when a potential difference is applied to the circuit, an electric field is set up throughout the circuit almost with the speed of light. Electrons in every part of the circuit begin to drift under the influence of this electric field. तो जो पूरे सर्किट में, पूरे पार्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, they begin to drift। ड्रिफ्ट मतलब वही शक्तिमान की तरह चलना, गोल गोल घूमते रहते हैं, आगे आगे भागते रहते हैं। ठीक है, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अ करंट बिगिंस टू फ्लो इन द सर्किट ऑलमोस्ट इमीडिएटली। ये इसका रीजन है। अरे मैं शक्तिमान का एग्जांपल ले रहा हूँ, शक्तिमान देखा भी है आपने? देखा। जब मैं छोटा था तब आया करता था। चलिए, इसी टाइम आता था 11, साढ़े 11 बजे संडे के दिन। और पहले पावर बैकअप्स नहीं हुआ करते थे ना, बैटरी भी नहीं होती थी, तो लाइट जाती थी उसी टाइम में, तो पूरे हफ्ते लोग इंतज़ार करते थे उसका। हाँ जी, चलिए अब जरा क्वेश्चंस देखते हैं।
तो क्वेश्चन है अ कॉपर वायर हैज अ रेसिस्टेंस ऑफ 10 ओम। एक कॉपर वायर है, उसका रेसिस्टेंस जो है वो 10 ओम है। A copper wire has a resistance of 10 ohm and an area of cross section 1 मिलीमीटर स्क्वायर। उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर स्क्वायर है कॉपर वायर का। ठीक है जी, नोटबुक निकाल लीजिए सब अपनी, करेंगे। Has a resistance of 10 ohm and an area of cross section 1 millimeter square. A potential difference of 10 volt exists. A potential difference of 10 volts exists across the wire. Calculate the drift speed of electrons if the number of electrons per cubic meter in copper is 8 into 10 की power 28 electrons. तो याद रहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर का मतलब क्या है? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब पर क्यूबिक मीटर, पर मतलब 1, तो 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या हो गया कि 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर। यही तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, स्मॉल एन। स्मॉल एन यही तो होता है। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर हमें क्या क्या वैल्यू दे रखी है। कॉपर वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, तो जो वैल्यूज़ दे रखी हैं वो आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम का, ठीक है जी। उसके बाद भी बोल रहे हैं एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर स्क्वायर। भाई मिली का मतलब मैंने बताया था 10 की पावर -3, ठीक है। तो 1 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर, अभी मीटर स्क्वायर होगा। ये समझ गए स्क्वायर क्यों करा है? क्योंकि मिलीमीटर का स्क्वायर है ना, मिलीमीटर का स्क्वायर है, तो इसलिए आप 10 की पावर -3 का स्क्वायर करेंगे। अच्छा एक मिनट, आप ना एक चीज़ ध्यान रखना, बताया तो मैंने सही है पर मेरा लिखने का तरीका गलत है, इसको समझ में आना मैंने क्या गड़बड़ करी। 1 मिलीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या है? 1 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3। अब लिखना मीटर स्क्वायर, मैंने होल स्क्वायर कर दिया था। होल स्क्वायर करके भी 10 की पावर -6 ही आएगा, ठीक है। लेकिन मैंने 1 इंटू 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर करा था। 1 तो उसकी वैल्यू है, वो उतनी रहेगी, ठीक है। 10 की पावर -3 अगर मिलीमीटर होता तो बस एक बार मल्टीप्लाई होता। मिलीमीटर स्क्वायर है इसलिए 10 की पावर -3 2 बार मल्टीप्लाई हुआ। वो क्यों बता रहा हूँ, वो क्यों गलत लिखा था कि अगर 2 होता ना तो वो 2 का भी स्क्वायर कर देता, 4 कर देता उसको, वो गलत हो जाता। यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, इसलिए देखिए 1 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर, ये ए हो गया। और देखिएगा क्या दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस बी हो गया 10 वोल्ट, ठीक है। एग्जिस्ट अक्रॉस द वायर। कैलकुलेट द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ड्रिफ्ट स्पीड यानी कि स्मॉल वीडी, ये पूछा जा रहा है। इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर इन कॉपर इज 8 इंटू 10 की पावर 28, स्मॉल एन 8 इंटू 10 की पावर 28। अब देखिएगा आगे क्या करना है इसमें, हम ये जानते हैं सिंस मुझे ये निकालनी है ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। I इज इक्वल टू इना वी डी, ठीक है। अभी करंट तो मेरे पास है नहीं, कोई बात नहीं, वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है, बाई ओम्स लॉ V अपॉन आर। तो I को क्या लिखेंगे? V अपॉन आर E N A V D। V कितना है? 10। रेजिस्टेंस, अरे वाह, रेजिस्टेंस भी 10 हो, आसान हो गया। ये 1.6 इंटू 10 की पावर -19। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर, तो 8 इंटू 10 की पावर 28, ये स्मॉल एन की वैल्यू हो गई। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 इंटू 10 की पावर -6 इंटू वी डी। हाँ जी, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, ये 1 हो गया।
1 is equal to 1.6 16 8 सा 128 होता है, तो 12.8 इंटू 10 की पावर कर लीजिए सारी एडअप -19 -6 + 28 इंटू बी डी 1 is equal to 12.8 multiplied by -19 -6 minus का 25 plus 28 10 की पावर -3 into BD. So BD is equal to 1 upon 12.8 into 10 की पावर -3. 10 की पावर -3 को ऊपर ले जाइए तो +3 बन जाएगा. तो 10 की पावर 3 अपॉन ये जो 12.8 लिखा है ना, इसको अगर मैं वापस 16 into 8 लिख दूँ तो चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही लिख लो 12.8. सर वहाँ पे -3 आएगा, फिर क्या आएगा? +3. 10 के नाम पे हाँ +3 आएगा. ठीक है, ये ऊपर चला गया, -3 हो गया. ठीक है, और अब ये ऊपर आएगा 10, तो ये हमारे पास हो गया 10 की पावर -2 अपॉन 128. ठीक है, कितना हो गया? अब एक काम करेंगे, इसको BD इज इक्वल टू ऊपर ना जबरदस्ती 1000 लिख देंगे. 1000 इंटू 10 की पावर -2 लिखा हुआ है, लिखा सकते हो, बल्कि 10,000 लिख दो. 10,000 और ये नीचे क्या हो गया? नीचे भी 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई, और ये 128 है. तो 128 मैंने आपको बताया था ना कि 2 की कितनी भी पावर्स हो, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, वो किसी भी नंबर को प्रॉपरली पूरी तरीके से डिवाइड करता है. ठीक है, तो 128 है ये इसको पूरी तरह से डिवाइड कर देगा. करके देखते हैं. 16 8 सा 128, 16 से करिएगा, 16 6 सा 96, तो 100 - 96 इज 4, 4 0 40, 16 2 सा 32, 40 - 32 इज 8, 8 0 80, 16 5 सा 80, 625 आ गया. इसको करो 8 से डिवाइड, तो 8 8 7 सा 56, 62 - 56 इज 6, 6 5 65, 62 - 56 6 आ गया ना, 6 5 65, 8 8 सा 64, 65 - 64 इज 1, 1 0 10, 8 1 सा 8, 8 1 सा 8, 10 - 8 is 2, 2 0 20, 1 2 5. ठीक है, तो BD इज इक्वल टू 78.125. 10 की पावर 4 ऊपर आएगा तो 10 की पावर -6 बन जाएगा. कितना? मीटर पर सेकेंड. BD इज इक्वल टू 78.125 इंटू 10 की पावर -6 मीटर पर सेकेंड. ठीक है जी, आंसर दे रखा है 0.078 मिलीमीटर पर सेकेंड. ठीक है, मिलीमीटर पर सेकेंड में कर दो चाहे तो. मीटर है ना, इसको मिलीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 78, आंसर अपना ठीक है वैसे बिल्कुल. तो 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3 कर दिया. ठीक है, अब ये वाला जो 10 की पावर -3 है, इसको तो ये हो गया. हाँ जी, क्या होगा? मैंने -6 को स्प्लिट कर दिया, 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3. अब देखिएगा ये 10 की पावर -3 है, तो ये जो नंबर है ना, मैं इसको 3 डिजिट छोटा करना चाह रहा हूँ. तो 3 डिजिट छोटा कैसे होगा? 1 2 3, इधर 0 लगाओ. ठीक है, और ये अब यहाँ पर क्या होगा? इसमें 3 ऐड कर दो, तो ये हो गया 0.078 10 की पावर 0 इंटू 10 की पावर -3. अभी मीटर पर सेकेंड ही लिख रहा हूँ. 0.078 10 की पावर 0 तो 1 होता है, और ये 10 की पावर -3 क्या कहलाएगा? मिलीमीटर. तो मिलीमीटर पर सेकेंड हो गया. इतना भी करा था ना, ये भी ठीक था. ठीक है, इतना भी करा था, ये भी ठीक था. ये बताओ भाई, कोई टेंशन तो नहीं, सभी को क्लियर है? ठीक है, चलिए जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें भाई. शुभम, शानवी, सिमर, अथर्व, आकाश. क्लियर है सर? यस सर. ठीक है, यस सर. ठीक है. कड़क आवाज है.
चलिए जी अगला देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 29. Estimate the average drift speed of conduction electrons in a copper wire of cross sectional area 1 into 10 की power minus 7 meter square. Estimate the average drift speed of conduction electrons. ठीक है, अब देखिएगा इसको क्वेश्चन को जरा ढंग से समझ लेना. एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड मतलब वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD. तो VD कैलकुलेट करना है भाई यहाँ पर भी. Of conduction electrons in a copper wire of cross sectional area 1 into 10 की power minus 7 meter square. तो वही cross sectional area कितना दे रखा है 1 into 10 की power minus 7 meter square. ये हो गया cross sectional area. अच्छा, कैरिंग का करंट ऑफ 1.5 एम्पियर. तो करंट इस बार दे रखा है हमको, पिछली बार वोल्टेज और रेजिस्टेंस दे रखा था, इस बार सीधा करंट है 1.5 एम्पियर. ठीक है, उसके बाद देखिएगा Assume that each copper atom contributes roughly 1 conduction electron. ये वाली जो लाइन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर नहीं दे रखा होता वो क्या बोल रहे हैं, Assume that each copper atom, हर एक कॉपर एटम जो है contributes roughly 1 conduction electron. अगर नहीं दे रखा होता तो मैं ये मानता कि हर कॉपर एटम 2 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन दे रहा है. क्यों? क्योंकि कॉपर की वैलेंसी 2+ होती है, तो हर एक कॉपर एटम हमको 2 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स देगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स 2 देगा. ठीक है, लेकिन इस बार इन्होंने बोला है कि एक कॉपर एटम तो एक ही कंडक्शन इलेक्ट्रॉन देगा, ऐसा बोला है, कुछ कंडीशन देगी. चलिए अब वो बोल रहे हैं द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 9 into 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. डेंसिटी of copper is 9 into 10 की power 3 kilogram per meter cube. And its atomic mass is 63.5 U. Atomic mass 63.5 U. ये नहीं भी दे रखा होता तो ये हमको पता है कॉपर का एटॉमिक मास इतना ही होता है. Avogadro's number is equal to 6.0 into 10 की power 3 per mole. Avogadro's number को ऐसे लिख देते हैं कैपिटल है, सबस्क्रिप्ट में ये. नहीं दे रखा होता तो मैं 6.022 देता, लेकिन इन्होंने दे रखा है तो 6.0 into 10 की power 23 per mole ये दे रखा है. अब देखिएगा, अब इसमें हमें क्या करना होगा. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर 9 into 10 की पावर 3 ये दे रखा है. ठीक है, जैसे कि एवोगैड्रोस नंबर दे रखा है तो एवोगैड्रोस नंबर दिया किस लिए ये देखना होगा. तो एक 2-3 रिलेशन है वो शायद आपको पता होगा कि 1 मोल ऑफ एनी एटम, 1 मोल ऑफ एनी एटम, एक मोल में क्या होता है, उसका मास कितना होता है, उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है. ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम. तो 1 मोल वो ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है. ठीक है, और एक चीज़ और होती है कि 1 मोल ऑफ एनी एटम, एक मोल में, एक मोल क्या होता है, मोल ना ग्रुप ऑफ एटम्स होता है. अभी ग्रुप क्या, जैसे मान लीजिए हम केले खरीदने गए तो केले किलो के हिसाब से नहीं मिलते, केले जब जाते हैं दर्जन के हिसाब से मिलते हैं. तो दर्जन का मतलब क्या होता है कि एक दर्जन में 12 केले हो गए. ठीक है, तो ऐसे ही एक मोल जो है वो एटम्स का ग्रुप हो गया जिसको आसानी से स्टडी करा जा सके. एटम बहुत छोटा होता है, उसको स्टडी नहीं करा जा सकता, तो उसका ग्रुप ले लिया गया और देखा गया. 2 एटम लिए, उसको भी स्टडी नहीं करा गया. 4 ले लिए, 100 ले लिए, 1000 ले लिए, स्टडी नहीं करा गया. तो धीरे धीरे एवोगैड्रो लगा रहा था इसमें, तो उसने कहा कि ये मेरा नंबर है एवोगैड्रोस नंबर, 6 into 10 की पावर 23. इतने एटम्स लोगे ना तब जाकर उसको आप स्टडी कर पाओगे. तो एटम इतना ज़्यादा छोटा होता है, तो वो ये जो नंबर है, इतने नंबर ऑफ एटम्स को एक मोल के बराबर बोल दिया गया. तो 1 मोल ऑफ एनी एटम इज इक्वल टू 6 into 10 की पावर 23 एटम्स. तो यहाँ से ये समझ में आता है एक मोल जो है उसका वजन कितना है, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर. एक मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, इतने. तो इसका मतलब क्या है कि ग्राम एटॉमिक मास में इतने एटम्स होते हैं, ग्राम एटॉमिक मास में इतने एटम्स होते हैं. ये वही हो गया x इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू जेड, वाई इज इक्वल टू जेड. ये वो वाली चीज़ होगी.
तो अब यहाँ पर जैसे डेंसिटी ऑफ कॉपर दे रखा है, तो डेंसिटी ऑफ कॉपर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम ये कहेंगे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। तो अब यहाँ पर हम ये कहेंगे कि 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर, इतने ग्राम 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर एज कितने एटम्स, 6 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। मतलब 63.5, अब समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, 63.5 अपॉन 1000 किलोग्राम ऑफ कॉपर हैज 6 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। मैंने क्या करा, इसका जो ग्राम एटॉमिक मास था इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। देखो भाई, थोड़ी सी चीज़ है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है। 1 मोल ऑफ एनी एटम, किसी भी एटम की अगर हम बात करते हैं तो ये दो रिलेशंस में एग्जिस्ट करते हैं कि 1 मोल का वजन कितना होता है, 1 मोल का वजन कितना होता है, जो भी एटम दे रखा है उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। ग्राम एटॉमिक मास कितना है, जो उसका एटॉमिक मास है वो लिखा जाता है यू में, यू मतलब एटॉमिक मास यूनिट। और ग्राम एटॉमिक मास में क्या आ जाता है, इसमें आप जी लगा दीजिए, बस यू हटाकर जी लगा दीजिए, जी मतलब ग्राम, ठीक है। अच्छा, और 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, 6 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। मैं नंबर ऑफ एटम्स निकालना चाह रहा हूँ, मैं नंबर ऑफ एटम्स निकालना चाह रहा हूँ। क्यों निकालना चाह रहा हूँ, नंबर ऑफ एटम्स निकलेंगे तो मुझे ये पता चल जाएगा, एक लाइन इसमें दे रखी है कि हर कॉपर एटम एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मुझे ज़रूरत है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि भाई मेरे को वीडी निकालना है, वीडी में स्मॉल एन की ज़रूरत पड़ती है, आई इज इक्वल टू इना वीडी, तो एम स्मॉल एन की ज़रूरत पड़ती है, तो मेरे को उसकी ज़रूरत है, तो इसलिए मैं नंबर ऑफ एटम्स निकालना चाहता हूँ। तो अब वापस आ जाइए, इसमें हमने कहा कि ग्राम एटॉमिक मास में इतने एटम्स होंगे, तो 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर हैज़ इतने एटम्स। तो 63.5 को ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए पहले, तो इतने किलोग्राम में इतने एटम्स। किलोग्राम में क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये किलोग्राम में दे रखा है, क्योंकि मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम होती है, ग्राम नहीं होती, ठीक है। अब देखिएगा, तो 1 किलोग्राम ऑफ कॉपर हैज़, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यूनिटरी मेथड, इतने किलोग्राम में इतने एटम्स है, तो 1 किलोग्राम में कितने होंगे, ये इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। डिनोमिनेटर में जाने का मतलब 6 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 63.5 अपॉन 1000। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1000 इधर आ गया। इतने एटम्स, ये बताइए, ये क्लियर है, ये क्लियर है, ठीक है। तो 1 किलोग्राम कॉपर में इतने एटम्स, तो 9 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम में, देयरफॉर 9 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम ऑफ कॉपर हैज़ 6 इंटू 10 की पावर 23, और ये 3 और है तो 10 की पावर 26 अपॉन 63.5 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 3 एटम्स, ठीक है। आप ये कहेंगे 9 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम है, ये कैसे पता चला भाई, पर मीटर क्यूब दे रखा है। तो पर मीटर क्यूब का मतलब क्या है, 1 मीटर क्यूब में कितना, 1 मीटर क्यूब में कितना मास होगा वो दे रखा है, 1 मीटर क्यूब में कितना मास होगा। तो अब मेरे को ये पता चल गया कि 1 मीटर क्यूब में इतना मास है, और इतने मास में कितने एटम्स हैं, इतने एटम्स हो गए। इसका मतलब क्या होगा कि 1 मीटर क्यूब में इतने नंबर ऑफ एटम्स हो गए, ठीक है। हर एटम 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इतने ही इलेक्ट्रॉन्स हो गए, समझ गए। ना दिया होता तो 2 से मल्टीप्लाई करता, क्योंकि कॉपर में 2+ होती है वैलेंसी, 2+ वैलेंसी यानी कि वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो एक एटम का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, इतने एटम तो इतने एटम इंटू 2, अगर नहीं दिया होता है, इसलिए बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन में दे रखा है
कि assume that each copper atom roughly contributes one conduction electron. समझ गए? क्वेश्चन पर इतना स्ट्रेस इस वजह से दिया जा रहा है, पेपर में कभी नहीं आया, लेकिन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन कभी ना कभी देर सवेर आ जाते हैं पेपर में, इसलिए। तो देखिए ये क्या हो गया, 9 × 10³ किलोग्राम ऑफ कॉपर हैज़ इतने एटम्स, तो भाई इसको कर लो जरा, 9 × 6 = 54 × 10⁻29 अपॉन 63.5 एटम्स इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करें कि ऐसे ही छोड़ेंगे, अभी ऐसे ही छोड़ देते चलो, 54 × 10⁻29 अपॉन 63.5 electrons because each atom of copper contributes 1 electron। ठीक है, लिख दीजिएगा ब्रैकेट में गिवन, ये दे रखा है, समझ गया। डेंसिटी जो दे रखा है, डेंसिटी का क्या करना था यहाँ पर, डेंसिटी जब भी निकालते हैं तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। नहीं भी याद है तो ऐसे दिखाई दे रहा है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यूनिट दे रखी है कि इतना किलोग्राम है 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में इतना किलोग्राम है, 9 × 10³ किलोग्राम, 9 × 10³ किलोग्राम में इतने एटम्स हैं, और इतने एटम्स हैं तो इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 मीटर क्यूब में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसी को स्मॉल एन बोलते हैं, स्मॉल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, n = स्मॉल n = 54 × 10⁻29 अपॉन 63.5 इतने इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, अब जरा सोच लो और क्या क्या रह गया यहाँ पर। स्मॉल n मेरे को मिल गया, i मेरे पास है, a मेरे पास है, स्मॉल e की वैल्यू पता ही होती है 1.6 × 10⁻19। ठीक है, चलिए जी, तो अब क्या करेंगे, सिंस i = E_n_a VD, i = E_n_a VD, VD निकालना है, सो VD = I अपॉन E ना, I क्या हो गया 1.5, E क्या हो गया 1.6 × 10⁻19। हाँ जी, स्मॉल n क्या हो गया 54 × 10⁻29, 54 × 10⁻29 अपॉन 63.5, और ये क्या 1 × 10⁻⁻7। ठीक है, जरा दिमाग खोल कर करने हैं ऐसे क्वेश्चन। कई बार क्या होता है ना कि यूनिट गलत ले लेते हैं, तो यूनिट एक बार चेक कर लें। आई की यूनिट एम्पियर है, कई बार करंट आपको मिली एम्पियर में दे रखा होता है, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना मत भूलना। यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है, यही ऐसा यूनिट होती है, यही है। अब ये सारी वैल्यूज़ आ गई, अब बस ये आसान से कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन थोड़ी दे देते हैं थकाने वाली है। 1.6 और ये 63.5 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर में आ जाएगा 63.5, 1.6 × 54, ठीक है, 10⁻⁻19 और +29, 10⁻10 हो गया, 10 - 7 10⁻3, 10⁻3 रह गया यहाँ पे। बस ये सोच रहा हूँ, कौशिक करंट 1.6 दे रखा होता ना, क्या आसानी से मिल जाता। चलिए 1.5 है, 1.6 है, एक पॉइंट से ये वाला पॉइंट उड़ा दो, करो जी ऊपर मल्टीप्लाई कर। 15 × 5 = 75, 15 × 5 = 75, 7 क्या ये आ गया, 15 × 3 = 45 और 7 हो गया 52,
5 कैरी आ गया, 15 6 90 और 5 95, 9525। ठीक है, ये पॉइंट गया नीचे, एक और 10 ले आओ। ठीक है, डेसिमल्स हटा दीजिए। 16 इंटू 54 करेंगे, 16 4 64, 16 5 80 और 6 86 8 64 और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर रह गया नीचे डिनोमिनेटर में 10 की पावर 4, ये रह गया 864 से। जरा इसको डिवाइड करके देखते हैं। 864 से डिवाइड करेंगे 9525 को, 864 और 952, तो 864 1 ज़ा 864। ठीक है, 12 माइनस 4 इज़ 8, इधर बच गया हमारे पास 4, 40 माइनस 6 इज़ 8, यहाँ 8 माइनस 8 0 हो गया, 885। तो अगेन 1 आ गया, 864, 5 माइनस 4 इज़ 1, 8 माइनस 6 इज़ 2, फिर 210 और डेसिमल के बाद 0 आ जाएगा क्योंकि 210 इसके टेबल में आएगा नहीं। फिर उसके बाद एक और 0 लगाया, 2100। तो 864 लगभग 700 900 के आसपास है, तो 9 2 ही बात बनेगी। त्रीजा करेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 2 कर दिया और 2 4 8, 2 6 12, 2 8 16 और 1 17। ठीक है, बस 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक करना है, आगे नहीं करना है। तो ये 11.02 आ गया, 11.02। ठीक है, और 11.02 अपॉन 10 इंटू 10 की पावर 3 ऐसे कर देना। ऐसे क्यों कर रहा हूँ आप समझ जाएंगे। ये 10 काटा तो ये डेसिमल एक प्लेस और इधर आ गया, तो 1.1 रह गया बस, आगे 02 छोड़ो और ये 10 की पावर 3 ऊपर आ जाएगा, तो 10 की पावर -3 ये बन गया मीटर पर सेकंड। और 10 की पावर -3 को हटाकर मैं मिली बोल सकता हूँ। ठीक है, ये हटा दूँ कि डिवाइड करें, ये हटा दूँ। ठीक है, तो 1.1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर पर सेकंड, और 10 की पावर -3 को ही मिली बोलते हैं। 1.1 मिलीमीटर पर सेकंड बोल दो, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, दोनों आंसर ठीक है। हाँ जी, यही दे रखा है 1.1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जरा देखते हैं। उसके बाद इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट देखिएगा। बी पार्ट में दे रखा है कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन्ड अबव with the thermal speed of copper atoms at ordinary temperature. Thermal speed of copper atoms at ordinary temperature. अच्छा, कंपेयर करना है। कंपेयर करने का मतलब ये बताना है कि ज़्यादा आएगी वैल्यू या कम आएगी, छोटी है वैल्यू या बड़ी है। 11th क्लास में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम करा था, याद है? ये गलत सवाल पूछा। चलिए जी, लिखिएगा। जो ये बोल रहे हैं ना कि हमको कंपेयर करना है, ये बोल रहे हैं कि कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन्ड अबव। तो ये जो ड्रिफ्ट स्पीड हमको मिली है, कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड with the thermal speed of copper atoms at ordinary temperature. Thermal speed of copper atom. थर्मल स्पीड का मतलब क्या है कि वो आपसे ना जब भी कभी नॉर्मली स्पीड की बात करी जाती है और किसी एटम की स्पीड की बात करी जाती है तो हम उसकी आरएमएस स्पीड बोलते हैं। कोई एटम तेज चल रहा है, कोई एटम धीरे चल रहा है, ठीक है, तो सबकी स्पीड थोड़ी थोड़ी अलग अलग होती है। तो आरएमएस स्पीड की बात करी जा रही है और एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर बोल रहे हैं। ऑर्डिनरी टेम्परेचर हम 300 केल्विन लेते हैं, ठीक है, जिसको हम रूम टेम्परेचर बोल देते हैं। ऑर्डिनरी टेम्परेचर 300 केल्विन। तो इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला लिख लीजिए आप। ये होगा, इसका जो बी पार्ट है, वी आर एम एस इज इक्वल टू 3 KB कैपिटल D अपॉन कैपिटल M और उसका अंडर रूट, ठीक है, 3 KBT अपॉन कैपिटल M, ठीक है। तो अब यहाँ पर KB बताइए, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 1 होता है, आगे बताओ 1 पॉइंट आगे। जूल पर मोल पर क्या कहना, ठीक है, हाँ, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। हाँ, 11th में मेरी भी केमिस्ट्री थोड़ी वीक की थी, मुझे सारे आप मेरे जैसे ही लग रहा है। चलिए जी, ऑर्डिनरी टेम्परेचर जो है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर
ऑर्डिनरी टेम्परेचर ब्रैकेट में लिख लीजिए रूम टेम्परेचर। कैपिटल T इज इक्वल टू 300 केल्विन, और जो कैपिटल M है ये कैपिटल M होता है मास ऑफ अ कॉपर एटम। ठीक है, तो कैपिटल M इज मास ऑफ अ कॉपर एटम। तो कभी भी किसी कॉपर एटम हो, एल्यूमिनियम एटम हो, आयरन एटम हो, किसी की भी थर्मल स्पीड अगर आपसे पूछी जाएगी तो भाई थर्मल स्पीड का फॉर्मूला ये वाला होता है। ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में वो जो आपने लास्ट ईयर करा था ना थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो उसमें था ये थर्मल स्पीड वाला। तो अब इसमें मास ऑफ अ कॉपर एटम, बस इसमें थोड़ा सा है, बाकी आप कर लेंगे, बाकी मुश्किल नहीं है। इसमें मास ऑफ अ कॉपर एटम कैसे निकालेंगे, हम ऐसे कहेंगे कि 6 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कॉपर, इतने एटम्स जो कॉपर के इतने सारे एटम्स होते हैं, इनका मास किसके बराबर होता है, उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, यानी कि 63.5 ग्राम के बराबर, 63.5 ग्राम के बराबर। अभी के अभी एक काम करिए, अभी के अभी इसको आप ऐसे करो, डिवाइडेड बाई 1000 कर दो, इतना किलोग्राम, समझ गए? क्योंकि जो मास है, मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम होती है, तो इसलिए इसको अभी के अभी मैंने 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। अब इतने एटम्स का मास इतना है, तो एक एटम का कितना होगा, तो 6 × 10⁻23 डिवाइड में चला जाएगा। तो 1 एटम ऑफ कॉपर 63.5 अपॉन 1000 इंटू डिवाइड में चला गया ये 6 × 10⁻23, इतना हो गया। Therefore, VRMS is equal to √3 KB क्या है, 1.38 × 10⁻23, और T कितना है, 300 केल्विन अपॉन मास ऑफ अ कॉपर एटम कैपिटल M 63.5 अपॉन 1000 इंटू 6 इंटू 10⁻23। ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सारा डिवाइड करने के बाद में फिर स्क्वायर रूट भी लेना है। तो ये आसान वाला काम आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आंसर मैच कर लीजिएगा, आंसर मैंने दे रखा है इसमें, ठीक है। इसके 2 पार्ट्स और हैं, तो वो जो 2 पार्ट्स हैं थोड़ी देर के लिए मैं करा दूँगा, अभी छोड़ दीजिए, कल करवाता हूँ, ठीक है। और इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना, क्योंकि ये NCERT का क्वेश्चन है और सारे ऐसे नहीं है क्वेश्चन, एक है खतरनाक बस ये, इसी में सारी चीज़ें, सारे कंसेप्ट इसी में लग रहे हैं। तो इसके बाद के जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो ईजी है, ठीक है। तो ये मत सोचना सारे ऐसे ही मिलने वाले हैं। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या है कि A पार्ट में आपसे इतनी मेहनत करवा रहे हैं, फिर B पार्ट के भी 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये फर्स्ट वाले के जो मैंने आपके लिए छोड़ दिया, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। और बता देना मेरे को, बेफिक्र होकर बता देना, अगर किसी भी बच्चे को स्क्वायर रूट लेना ना आता हो, भूल गया तो बता देना, करवा दो, ठीक है। चलिए जी, ओके।